नमस्कार मित्रों, लीगल एंड लॉजिकल विजन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का स्वागत और अभिनंदन है। इस चैनल पर हम चर्चा करते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के विभिन्न जजमेंटों की, जिनके दूरगामी परिणाम होते हैं या जिनके की जनता से कोई ना कोई कहीं ना कहीं रिश्ता होता है। इसी संदर्भ में आज हम लेकर के आए हैं कुछ विषय जिस पर चर्चा करते हैं। तो प्रारंभ करते हैं सबसे पहले कि DY चंद्रचूड़ ने 7 जजों की एक खंडपीठ का गठन किया है। वो खंडपीठ के गठन का जो कारण है वो PV नरसिम्हा राव से प्रारंभ होता है। उन्होंने ये कहा कि जो सांसद के सदस्य हैं या जो विधायिका के सदस्य हैं, क्या इनको पूरी तरीके से इम्यूनिटी प्राप्त है? क्या यह पूरी तरीके से प्रतिरोधक है? क्या इनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं किया जा सकता? इस संबंध में मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा कि जब PV नरसिम्हा राव की सरकार थी और उनके खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव पेश किया गया था, तो उसमें रविंद्र कुमार जी जो थे, एक राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा के, उन्होंने CBI पर एक शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें PV नरसिम्हा राव, सतीश शर्मा जी, VC शुक्ला जी, RK धवन जी, इन लोगों के खिलाफ दर्ज कराई थी कि इन लोगों ने 110 करोड़ रुपए दे करके अपने वोट खरीदे हैं। उस समय कांग्रेस के 251 सदस्य थे और अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 251 ही वोट पड़े थे, लेकिन उसके विरोध में 265, मतलब कांग्रेस को 265, 14 सदस्यों का ज़्यादा मत प्राप्त हुआ था। और इसी को आधार बना करके, इसी बात को लेकर के उन्होंने ये कहा था कि इसमें जो है बेईमानी हुई है, इसमें आरोप भ्रष्टाचार के लगाए गए थे नरसिम्हा राव की सरकार के ऊपर। और इन लोगों के खिलाफ रविंद्र कुमार जी ने CBI में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत दर्ज कराने के बाद इसका इन्वेस्टिगेशन हुआ था, और जिसमें बाद में शैलेन महतो ने स्वीकार भी किया था कि हम लोगों को इतना इतना पैसा मिला था। लेकिन 1998 में ये शिकायत दर्ज कराई गई थी 1 फरवरी 96 को, 1 फरवरी 96 को, और 98 में इसका सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, जिसमें उन्होंने ये माना था कि संविधान की जो धारा 105(2) और 194(2) है, वो इन लोगों को इम्यूनिटी प्रदान करती है। वो सांसद सदस्यों को और विधायिका के सदस्यों को इम्यूनिटी प्रदान करती है, और उनको इम्यूनिटी प्रदान की भी जानी चाहिए, क्योंकि उनका जो रोल है वो इस तरीके का है कि यदि वो डर के कारण कोई चीज़ संसद में बोलेंगे तो वो ठीक नहीं है। और इसलिए कि उनके द्वारा जो स्पीच दी गई, उनके द्वारा जो वोट दिया गया, उसको जो है किसी भी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता। ये जो जजमेंट आया, उस जजमेंट के बाद सारा की सारा जो है वो मामला ख़त्म हो गया था। लेकिन फिर 2012 में सीता सोरेन, जो झारखंड से संबंधित हैं, उनके खिलाफ जो है वो फिर एक इंडिपेंडेंट सदस्य RK अग्रवाल जी से रुपए ले करके और वोट न देने का मामला फिर सामने आया, जिसमें CBI की चार्जशीट भी दाखिल हुई। और उस पर जो है वो उन लोगों ने इसी 1998 के कोर्ट के फैसले का दृष्टांत दिया, जिस पर DY चंद्रचूड़ जी ने, हमारे जो मुख्य न्यायाधीश, उन्होंने ये कहा कि नहीं भाई, इस फैसले से मैं सहमत नहीं हूँ। और इस फैसले में तो एक बात सबसे ख़राब ये है कि जिन व्यक्तियों ने पैसा लेने के बाद भी यदि वोट कर दिया है या भाषण दे दिया है, तो उनको तो इम्यूनिटी प्राप्त है, लेकिन लोग जिन लोगों ने एब्सकॉन्ड कर गए हैं या जो छोड़ करके सदन को चले गए हैं, उनको इम्यूनिटी प्राप्त नहीं है। तो इसकी जो है समीक्षा की जानी चाहिए इस फैसले की। और इस फैसले की समीक्षा के लिए और इस रेफरेंस को लेते हुए PV नरसिम्हा राव वाले 1998 वाले केस को एक 7 जजों की बेंच का गठन कर दिया गया है।
उस 7 जजों की जो बेंच है उसके मुख्य न्यायाधीश तो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ जी हैं, AS बोपन्ना जी हैं, MM सुंदरेश जी हैं, PS नरसिम्हा जी हैं, JB पादरीवाला जी हैं, संजय कुमार जी हैं और मनोज मिश्रा जी हैं। इस तरीके से 7 जजों की बेंच का निर्माण किया गया है और जो इसको पूरी तरीके से दोबारा सुनेगी कि क्या सांसद सदस्य और जो विधायिकी के सदस्य हैं क्या इनको पूरी तरीके से इम्यूनिटी प्राप्त है। घूस लेने के बाद भी देखिए क्या होता है। ये जनता से जुड़ा एक बहुत अच्छा निर्णय लिया गया है जिस पे आगे देखिए क्या होता है। हम और आप तो खाली विचार ही कर सकते हैं। दूसरा जो जजमेंट आया है वो हमारे बैंक से संबंधित लोगों के लिए है। बैंक से संबंधित जो लोग हैं जो रिकवरी में काम कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत बढ़िया जजमेंट है ये। उस जजमेंट में है, मैं आपको उसकी पृष्ठभूमि बता देता हूँ कि बापना मोटर्स मुंबई जो है उसने एक लोन लिया हुआ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से और लोन लेने के बाद वो लोन ख़राब हो गया। ख़राब होने के बाद उसकी रिकवरी सरफेसी एक्ट 2002 के अंतर्गत प्रारंभ हो गई। जब सरफेसी प्रारंभ हो गई तो उनको फाइनल नोटिस दिया गया। उनकी जो प्रॉपर्टी लगी हुई थी उसकी जो रिज़र्व प्राइस थी वो बैंक ने 95 करोड़ रखी और ऑक्शन नोटिस निकाल दी। ऑक्शन नोटिस निकालने के बाद उसको मुंबई की ही पूना की बेस की जो एक कंपनी थी सेलर LLP उसने ऑक्शन में सबसे ज़्यादा जो है दाम लगा के 104 करोड़ का दाम लगा करके उसको ख़रीद लिया। बैंक ने उनको सर्टिफिकेट भी दे दिया, रजिस्ट्री वगैरह नहीं की। 10% जो उनको जमा करना था उन्होंने वो भी जमा कर दिया। इसी बीच जो बारोवर थे पार्टी थी वो DRT चली गई। अब चूँकि DRT में उसको देर लग रही थी तो वो हाई कोर्ट चली गई। हाई कोर्ट ने निर्णय जो है वो बारोवर के पक्ष में दे दिया। उन्होंने कहा कि ठीक है, इनसे पैसा ले लीजिए, ये जो पैसा दे रहे हैं 104 करोड़ रुपए की बोली लगी, ये 104 करोड़ रुपए देने को तैयार हैं, इनसे 104 करोड़ रुपए ले लीजिए और जो उनका पैसा है उसको वापस कर दीजिए। तो जिस व्यक्ति ने बोली लगाई थी नीलामी की वो व्यक्ति जो है वो हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चला गया। सुप्रीम कोर्ट में DY चंद्रचूड़ की बेंच और पादरीवाला जी की बेंच थी। उन्होंने इसको बड़े समीक्षा की इस हाई कोर्ट के फैसले की और उन्होंने ये माना कि 2002 का जो सरफासी एक्ट है उसमें बैंक की जो भूमिका है, जो मॉर्गेज जब तक बैंक के पक्ष में है और बैंक को जो करने का अधिकार है वो तब तक ही है जब तक कि फाइनल ऑक्शन की नीलामी की सूचना नहीं आ जाती। तो यदि अंतिम नीलामी की सूचना बैंक द्वारा जारी कर दी गई है उसके बाद बैंक का कोई अधिकार उस प्रॉपर्टी से संबंधित नहीं रह जाता। अब आगे के कार्यक्रम ही तय करने हैं। और ये कहते हुए उन्होंने उस हाई कोर्ट के फैसले को स्थगित कर दिया और बैंक को आदेश दिया कि वो जितना पैसा इनसे लेना है 1 सप्ताह के अंदर ये जमा कर रहे हैं। जो उन्होंने शेष पैसा पहले 10% जमा किया नीलामी की बोली लगाते समय, बाद में 25% जमा किया था और जो भी शेष पैसा रह गया है वो सारा की सारा पैसा ये जमा कर देंगे। और जो बारोवर ने कहा था जितना पैसा देने के लिए उतना पैसा वो भी देने को तैयार हो गए, बोली से अधिक। उन्होंने कहा ठीक है, हम इतना पैसा देने को तैयार हैं, लेकिन चूँकि नीलामी हमारे पक्ष में छूटी है इसलिए हमको जो है ये पैसा दिया जाए। उधर बारोवर कंपनी ने कहा कि नहीं साहब, चूँकि हमने इसको छुड़ा लिया, मुझे नो ड्यूज़ बैंक ने दे दिया और मैंने नो ड्यूज़ लेने के बाद इसको जो है टाटा मोटर्स को लीज कर दी है और लोगों को भी लीज कर दी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कुछ भी नहीं माना। उन्होंने कहा कि नहीं, फाइनल नोटिस निकलने के बाद बैंक का कोई अधिकार नहीं है और सरफासी एक्ट की ये धारा हमें अच्छी तरीके से समझ लेनी चाहिए। तो ये बैंक वालों के लिए बहुत ध्यान से इसको फैसले को पढ़ने की ज़रूरत है ताकि कहीं उनके ऊपर अवमानना का जो है मामला बाद में ना बन जाए। और इसी संदर्भ में जो तीसरा मैं चर्चा करना चाहता हूँ, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का एक फैसला भूपेन्द्र यादव का हुआ है कि 2018 में उनके खिलाफ छेड़खानी और उसका पॉक्सो एक्ट का मामला लगा। वो कोर्ट में केस चल रहा था।
केस में चलते हुए बीच में सारे गवाह जो थे वो हॉस्टाइल हो गए, मतलब विमुख हो गए, मुकर गए, और कोर्ट ने उनको संदेह के आधार पर जो भी उपलब्ध थे पुलिस के पास एविडेंस, साक्ष्य, वो उन्होंने प्रस्तुत किए, लेकिन उन संदेहों के आधार पर का लाभ देते हुए वो जो दिए हुए थे उनके पास जो साक्ष्य थे वो पर्याप्त नहीं थे, और संदेहों का लाभ देते हुए उसको बरी कर दिया। क्योंकि जब उसको बरी किया उसके बाद ही जो है वो उनकी बीच में नौकरी के लिए आवेदन दिया पुलिस में, और वो पुलिस में सेलेक्ट हो गए। लेकिन उनका पुलिस में जो चयन था उस पर पुलिस के डिपार्टमेंट ने उसको मना कर दिया कि नहीं साहब, आप जो हैं वो नौकरी हम आपको नहीं दे सकते, क्योंकि आपके ऊपर ये आरोप था। तो उस पर वो हाई कोर्ट चले गए थे। तो हाई कोर्ट ने ये कहा कि नहीं साहब, ये जो नौकरी देने वाला वह है ये उसके ऊपर निर्भर करता है। संदेह का लाभ चूँकि आपको मिला है, आप पूरी तरीके से साफ बरी नहीं हुए हैं, संदेह का लाभ दे करके बरी हुए हैं। कुछ लोगों ने, पड़ोसियों ने आपके से समझौता करने का प्रयास किया है, कुछ मुकर गए हैं। तो ऐसी स्थिति में ये नियोक्ता का पूरा अधिकार होता है कि वो आपको नौकरी दे या ना दे। ये उन्होंने बिल्कुल पूरी तरीके से, सुप्रीम कोर्ट ने इसको भी स्थापित कर दिया कि नहीं साहब, आप जो है ये नौकरी के अधिकारी नहीं है। संदेह के आधार पर यदि आपको बरी किया गया है किसी जघन्य अपराध, किसी क्रिमिनल केस में, ऐसे ही अन्य केसों के लिए हम समय समय पर आपके समक्ष लाया करेंगे। और ये उन लोगों के लिए भी बढ़िया है जिनको कि कानून की कोई जानकारी नहीं है, लेकिन इससे कम से कम देश में चल रही परिस्थिति में जो हम लोगों के लिए दूरगामी परिणाम होते हैं, या जिससे सीधा हमारा सबका पड़ता है, उस तरीके के निर्णय जो हैं वो कम से कम हम सब लोगों के लिए लाभकारी होंगे। यदि आपको भी किसी सामग्री की या किसी विशेष प्रकार के निर्णयों से संबंधित आवश्यकता हो तो मुझे अवश्य लिखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना भी मत भूलिएगा। धन्यवाद।